हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ ठीक होंगे। तो आरएस प्री को हुए आज दूसरा दिन है। कैसा हुआ सब कमेंट करके ज़रूर बताएं आपका एग्ज़ाम। और अगर हम बात करें कि इस बार पेपर का लेवल क्या था, प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो कहाँ से पूछा गया था और पेपर का लेवल कैसा रहा था, तो उस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और साथ में ये भी हम डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ क्या जा सकती है, अनुमानित कट ऑफ है वो क्या जा सकती है। तो जहां तक बात कट ऑफ की है, मुझे लगता है कि इस बार पेपर है उसका लेवल अच्छा था। और पिछली बार जो कट ऑफ गई थी उससे लगभग 10 से 15 नंबर तक कट ऑफ कम जा सकती है। हो सकता है 20 नंबर तक भी कम चले जाए। हालांकि एकदम सही आंकड़ा हम नहीं दे सकते, क्योंकि वही आरएस मेंस वाली बात है। सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ये बोल रहे थे कि 310, 305 या 295 के आसपास कट ऑफ रहेगी, जबकि कट ऑफ गई थी 262। किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था कि इतनी कट ऑफ जा सकती है। तो मुझे लगता है कि ऐसी ही कुछ घटना इस आरएस प्री में होने वाली है कि सबको ये अंदाजा ही नहीं होगा कि कट ऑफ इतनी भी जा सकती है। हो सकता है 70 भी चली जाए, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी अगर इतनी भी चली गई तो अब हम बात करें कि पेपर का जो लेवल कैसा था। तो मुझे जो लेवल लगा वो काफी अच्छा लगा। यूपीएससी लेवल की ओर है, वो आरपीएससी बढ़ रही है। तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और साथ में आरपीएससी द्वारा जो मॉडल आंसर की जारी की गई थी उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पेपर था उसमें आंसर है वो हाईलाइट कर दिए गए हैं। तो उससे आपको अपना जो पेपर है उसको मिलाने में आसानी रहेगी। अगर मिला लिया है तो ठीक है, नहीं मिला है तो आप उससे मिला भी सकते हो। तो चलिए हम देखते हैं कि पेपर कैसा रहा, कौन से का क्या उत्तर है सही। और इस बार कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं किया है, आरपीएससी बड़ा सुंदर काम कर रही है। तो पहला प्रश्न है फ्रेंड्स कि स्वर्णिम चतुर्भुज के चार खंड निम्न शहरों को जोड़ते हैं। ठीक है, ए बी सी डी, इसमें चार ऑप्शन है और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी डी ए बी, यानी कि इनकी लंबाई के घटते हुए क्रम में इनको जोड़ना है। ठीक है, तो सी यानी कि चेन्नई और कोलकाता सबसे लंबा है, उसके बाद आता है डी कोलकाता और दिल्ली फिर है, और उसके बाद आता है दिल्ली मुंबई, और उसके बाद में आता है मुंबई और चेन्नई। इसके बाद अगर हम बात करें तो इनमें से सही उत्तर का चयन करना है हमें कि कौन कौन से सही है। कि लूणी बेसिन और शेखावाटी प्रदेश राजस्थान बांगड़ के उपप्रदेश है। घग्गर का मैदान अधिकांशतः हनुमानगढ़ एवं गंगानगर जिलों में फैला है। नागौर उच्च भूमि में लवणीय जिले और आंतरिक जल प्रवाह है। अरावली श्रेणियां सभी प्रकार के खनिजों में समृद्ध है। इसमें सही कौन कौन सा है, ए बी और सी। ऊपर वाले तीन सही होंगे, डी नहीं होगा क्योंकि अरावली सभी प्रकार के खनिजों में समृद्ध नहीं है, ये केवल धात्विक खनिजों में समृद्ध है। इसके बाद अगर हम बात करें धात्विक और अधात्विक में केवल पत्थरों में ही समृद्ध है, जैसे जिप्सम पोटास वगैरह यहाँ पे नहीं निकलते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो राजस्थान के निम्नलिखित जिला समूहों का दक्षिण पश्चिमी मानसून में औसत वर्षा के आधार पर सही आरोही क्रम है। तो इसका सही आंसर होगा जालोर, जयपुर और कोटा। ठीक है, यानी कि घटते हुए क्रम में वर्षा कहाँ पर होती है, जालोर, फिर जयपुर, फिर कोटा। ठीक है, तो सबसे कम जालोर में, उसके बाद जयपुर में, फिर सबसे ज़्यादा जो होती है वो कोटा में होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। एक तरफ परमाणु ऊर्जा प्लांट दिए हुए हैं, दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है, तो इसमें केगा है वो तमिलनाडु में नहीं है। ये आंसर की है वो आरपीएससी द्वारा अपलोड की गई मॉडल आंसर की से है, हाईलाइट किए हुए आंसर। और इसमें बराबर में आंसर की है वो भी दी गई है ताकि किसी को कोई कंफ्यूज न हो। तो जयपुर, दौसा और अलवर में जिलों में किस मृदा की प्रधानता है, तो इसका सही आंसर होगा अल्फीसोल्स होगा। इसके बाद 2021-22 में देश की कुल बाजरा उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना था, तो 38.98% था और राजस्थान का पहला स्थान था देश में। इसके बाद मेडटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क कहाँ स्थित है, तो बोरनाडा जोधपुर के अंदर है। जब तक जोधपुर का वो नहीं हुआ था, विभाजन नहीं हुआ था फलोदी के रूप में, और जोधपुर ग्रामीण और शहरी के अंदर। हालांकि जोधपुर शहरी और ग्रामीण को तो मर्ज कर दिया है, लेकिन फलोदी अब भी जिला है। इसके बाद खड़ीन जल संरक्षण प्रचलन विधि है किस जिले में, तो इसका सही आंसर होगा जैसलमेर। इसके बाद जिले और नदी है इनको सुमेलित करना था, तो इसका सही ऑप्शन होगा वैसे 4। अगर हम देखें तो ए के सामने आएगा 3, यानी कि उदयपुर में है सोम और जाखम। इसके बाद बी में है बूंदी में
कुराल नदी। और इसके बाद भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में है गंभीरी तथा पार्वती नदी। और इसके बाद अगर हम डी की बात करें अलवर की, तो साबी और उपरेल नदी है। इसके तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित स्थलों पर एस्बेस्टोस खदानें कहाँ पर निम्नलिखित स्थलों पर एस्बेस्टोस खदानें कहाँ अवस्थित है। तो इसका सही आंसर होगा अर्जुनपुरा और विप्रदा। ये अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद लिग्नाइट के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन स्थित है, तो कपूरडी, मेड़ता और काशनाऊ, ठीक है, यहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमें देखना है। तो रणखार है वो जालोर में है, और मनसा माता झुंझुनू के अंदर है, और शोरसन है वो 12 में होना चाहिए था, यहाँ पर बूंदी दिया हुआ है, तो ये इसका गलत होगा। इसके बाद अगर हम बात करें माउंट आबू और रणकपुर किस पर्यटक परिपथ में सम्मिलित है, तो ये गोडवाड़ वाला हो गया, जो सिरोही पाली वाला बेल्ट है उसमें। इसके बाद किस राजनीतिक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संविधान सभा को भंग कर उसका पुनर्निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर करने को कहा था। तो इसका सही आंसर था वो था समाजवादी दल। इसके बाद बात करें राजस्थान में कुल साक्षरता दर जनगणना 2011 के घटते हुए क्रम के आधार पर जिलों का सही क्रम है, यानी कि साक्षरता दर सबसे ज़्यादा से लेकर के सबसे कम तक जाना था हमें। ऊपर वाले शीर्ष जो 5 जिले हैं उनके बारे में पूछा था, तो इसका सही उत्तर होगा कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर और अलवर। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये था कि निम्नलिखित अनुच्छेदों के कौन से समूह द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को अनुदत्त है। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 15, 16, 19 और 30, ये केवल नागरिकों को मिले हुए हैं। ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, क्योंकि जो जीवन वाले जो अधिकार है हमें 20 और 21 आर्टिकल है, ये सभी को मिले होते हैं। तो इसमें ऊपर वाले में 20 आ गया, 2 नंबर ऑप्शन में भी 21 आ गया, 3 नंबर में 20 और 21 दोनों आ गए, ये 4 नंबर ऑप्शन है जिसमें 20 और 21 नहीं है। तो इस आधार पर भी आप इसको कर सकते थे। इसके बाद अगर हम बात करें किस वर्ष भारत के संविधान में यह है अंतः स्थापित किया गया था कि राज्य आर्थिक और अन्य निर्योग्यताओं के कारण किसी नागरिक को निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करेगा। ये 1976 के अंदर जो हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत जोड़ा गया था। इसके बाद वाद और संशोधन को चुनौती, ठीक है, तो जो वाद हुए थे अपने संविधान से संबंधित उनके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहले तो इनके सन पूछे जाते थे, इस बार थोड़ा ट्रेंड चेंज कर दिया है और इन्होंने ये पूछा है कि इस संशोधन को चुनौती किसको दी गई थी, किस वाद में। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, यानी कि जो ए है इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण वाला। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा 39वां संविधान संशोधन। इसके अंदर आप है ना मिनरवा मिल या कियोतो होलोन, अगर आपको एक कियोतो होलोन वाला अगर याद था तो ये मिल रहे थे। कियोतो होलोन वाद एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वाद है जो 10वीं अनुसूची दलबदल वाले कानून को लेकर के आया था। तो इसके अकॉर्डिंग जो संविधान संशोधन जिसको चुनौती दी गई थी वो 52वें को दी गई थी। तो सी का अगर हम 2 करें तो ऑप्शन सेट बैठ रहा है क्या, ये देखो यहाँ पे अगर सी का अगर हम 2 मिलाएं तो बाकी किसी में सी में 2 नहीं है, ये है, तो ये आपका आंसर हो जाता। ठीक है, इसके बाद अगर हम राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं 2-3 ऑप्शन, बड़ा क्वेश्चन था ये, हालांकि था सबसे इजी। तो इसका जो ऑप्शन इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो जो 20वां क्वेश्चन है कि भारत के चुनाव आयोग के संबंध में सही कथन पहचाने, तो स्थापना है वो 25 जनवरी 1950 को हुई थी, तो यहाँ 52 दिया हुआ है, ये गलत हो गया। बहुमत द्वारा निर्णय लेने की शक्ति के साथ बहुसदस्यीय आयोग की अवधारणा 1995 से लागू है, ये गलत है। पहली बार 91 में बनाया गया था बहुसदस्यीय आयोग, फिर उसको रद्द कर दिया गया था, फिर 1993 में बहुसदस्यीय आयोग बनाया था, तब से ये व्यवस्था हमारे लागू है, तो 1993 होगा, ये भी गलत है। इसके बाद संविधान के अंतर्गत संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के निर्वाचन पश्चात निर्योग्यता के मामले में आयोग के पास परामर्शी क्षेत्राधिकार भी है, ये एकदम सही होगा। इसके बाद अगर हम इनके कार्यकाल की बात है कि इनकी राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, लेकिन कार्यकाल 5 और 60 वर्ष दिए हुए हैं, ये भी गलत है, 5-65 है इनका कार्यकाल, तो इसमें जो 3 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद 21 नंबर की अगर हम बात करें, लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से सही है। ठीक है,
तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा 1, 2 और 4 सही होगा, 3 नंबर गलत है इसमें। ठीक है, तो 1 नंबर इसमें क्या है, लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। जब अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, तो 1 नंबर सही हो गया। इसके बाद जब वित्त विधेयक को निचले सदन से उच्च सदन में भेजा जाता है, यानी कि लोकसभा से राज्यसभा में भेजा जाता है, तो अध्यक्ष द्वारा उस विधेयक को वित्त विधेयक के तौर पर प्रमाण पत्र दिया जाता है। ये भी बात सही है। इसके बाद जब अध्यक्ष को हटाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तब अध्यक्ष ना तो अध्यक्षता करेंगे और ना ही कार्यवाहियों में भाग लेंगे। ये बात गलत है, अध्यक्षता तो नहीं करेंगे, ये बात सही है, लेकिन कार्यवाहियों में भाग लेंगे और एज ए मेंबर उसमें उपस्थित भी होंगे और अपनी बात भी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन कास्टिंग वोट नहीं करेंगे। मतों की समानता के अलावा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करते। तो ये बात सही है, जब पक्ष और विपक्ष के किसी विधेयक पर मत समान हो या किसी बात पर मत समान हो तो अपना कास्टिंग वोट दे सकता है। ये बात सही है, तो इसका जो 3 नंबर ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। तो 1, 2 और 4 ये इसके सही होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें वो कौन सा विषय है जिस पर 31 दिसंबर 2023 को वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित वित्त आयोग अपनी सिफारिश नहीं देगा, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो जलवायु प्रबंधन पहल के वित्त पोषण पर वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा पर 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, उस पर वित्त आयोग अपनी राय नहीं देगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी हार्ड क्वेश्चन था, ये छोड़ने वाला ही क्वेश्चन था। 2004 के चुनाव में सीटें पूछ रखी है कि किस पार्टी को कितनी मिली थी, तो इसका सही ऑप्शन होगा केवल ए सही है। ठीक है, यानी कि 2004 के चुनाव में कांग्रेस ने 145 लोकसभा स्थानों पर विजय प्राप्त की थी, ये इसका सही होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर हुई थी, तो ये केस थानम समिति थी, इसकी 1964 में गठित की गई थी। इसकी सिफारिश पर ही ये सतर्कता आयोग है वो सीवीसी का गठन किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने अधिकतम बार राजस्थान में राष्ट्रीय शासन का सामना किया था, तो भैरव सिंह शेखावत जी है, इनके टाइम में 2 बार लगा था। ठीक है, इसके बाद नवंबर 2024 के अंत तक राजस्थान की मंत्रिपरिषद में कितनी महिलाएं थी, तो 2 महिलाएं थी, एक तो दिया कुमारी जी जो उप मुख्यमंत्री है, एक शायद अनीता बघेल है। ये 2 महिलाएं इसमें अपने कैबिनेट में है, इसका सही आंसर होगा। इसके बाद निम्नलिखित में राजस्थान विधानसभा में अधीनस्थ विधान संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है, तो बाकी इसमें सब सही है। इसका ऑप्शन 4 होगा कि राजस्थान विधानसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 240 द्वारा शासित होता है, ये इसमें गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, इसके बाद राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया, ये बात सही है। 7वें संविधान संशोधन से राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया, ये भी बात सही है। फिर गुरुमुख निहाल सिंह को 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया, ये बात गलत है। हरिबाबू किशनराव बागड़े ने 31 जुलाई को राजस्थान के राज्यपाल का पदभार संभाला, ये बात सही है। अब देखो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आपको पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने चाहिए। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2021 से। 2021 में ये आया था क्वेश्चन कि गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का पहला राज्यपाल कब नियुक्त किया गया था, तो उसमें ये 1 नवंबर 1956 वाला भी ऑप्शन था और एक 25 अक्टूबर 1956 का भी ऑप्शन था। और उस समय ज़्यादातर लोगों ने 1 नवंबर 1956 का इसके अंदर करके आए थे, लेकिन वो आरपीएससी ने गलत माना था और आरपीएससी ने इसे माना था कि 25 अक्टूबर 1956 को नियुक्त किया गया था। तो अब मेरे ये क्वेश्चन याद आ गया कि आरपीएससी ने ये माना था, तो ये मेरा हो गया, हालांकि मुझे ये नहीं पता था। ऊपर वाली 2 बातें तो मुझे पता थी और तीसरी मुझे पिछला जो एग्ज़ाम दिया था 2021 वाला, उसमें ये ज्ञात हो गया था कि 25 अक्टूबर को राज्यपाल नियुक्त किया गया था। लेकिन हरिबाबू किशनराव बागड़े का मुझे पता नहीं था कि कब पदभार संभाला था, एग्जैक्ट तारीख याद नहीं थी। तो आपके अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ठीक होते तो ये आपने किए होते तो ये क्वेश्चन आपका ठीक हो जाता। ठीक है, अब ज़्यादातर लोगों ने शायद 4 नंबर किया है क्योंकि तारीख किसी को याद नहीं रहती, तो ये हो सकता है। इसके बाद अगर हम देखें तो राजस्थान में जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष कौन बनता है, तो जिला प्रमुख बनता है। पहले जिला कलेक्टर हुआ करता थे, इसको बाद में संशोधन करके जिला प्रमुख को ही बना दिया है।
ठीक है। इसके बाद ये इसने इनडायरेक्टली पूछा है कि जो जयपुर विकास प्राधिकरण है जेडीए, उसकी स्थापना कब हुई थी। तो इन्होंने ये पूछा कि किस अधिनियम के तहत हुई थी। तो जिस अधिनियम 1982 वाले अधिनियम से हुई, उसी साल इसकी स्थापना हो गई थी। तो इसका सही आंसर होगा 1 नंबर। इसके बाद अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से रियासती राज्यों के किस समूह ने स्वाधीनता से पहले पंचायतों पर विधेयक पारित कर दिया था। तो जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और सिरोही ने अपने पंचायतों के लेकर नियम विधेयक है जो पारित कर दिए थे। इसके बाद अगर हम देखें तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों पर राजस्थान लोक सेवा से अनिवार्य परामर्श का प्रावधान है। तो 320(3) होगा इसका। इसके बाद अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से किस दिनांक को प्रमिल कुमार माथुर ने राजस्थान उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल का कार्यभार संभाला था। ये देखिए अप्रैल 2024 तक का करंट अफेयर इन्होंने पूछ लिया है। तो 20 अप्रैल 2024 इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 7 के तहत लोकायुक्त को कुछ मामलों में मंत्रियों और लोक सेवकों के खिलाफ आरोपों की जांच करने का अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय उसकी जांच के हिस्सों का नहीं है। तो इसका आंसर होगा महिलाओं का यौन उत्पीड़न, जातिगत भेदभाव और बच्चों के खिलाफ हिंसा। ये लोकायुक्त का काम नहीं है भाई। अगर ये लोकायुक्त का काम होगा तो जो महिला आयोग है और जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग है वो क्या करेंगे। तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, इनका लोकायुक्त का ये कार्यक्षेत्र में नहीं शामिल है। इसके बाद सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए महापौर का चुनाव लड़ने हेतु अमानत राशि कितनी है। तो इसकी 30,000 है, याद रखना। इसके बाद याद इसलिए रखना कि आगे ईओआरओ में भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, महापौर वाला लगता ही है आपके। इसके बाद अगर हम बात करें राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति का सदस्य कौन नहीं है। इसमें एक तो सीएम होता है और एक इसमें राजस्थान की जो विधानसभा है उसमें विपक्ष का नेता होता है और एक मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री होता है। 3 ही लोग होते हैं। हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं होता। हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है उसमें मानवाधिकार आयोग वाले में। इसके बाद राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्नलिखित सदस्यों में से किन्होंने 5 साल की पदावधि पूरी की थी। तो ये हो जाएगा नरेंद्र कुमार जैन, यानी कि NK जैन हो जाएगा इसका सही आंसर। कांता भटनागर का तो सबसे कम रहा था कार्यकाल। इसके बाद अगर हम बात करें सिटीजन चार्टर का उद्देश्य नहीं है तो जनता की मांगों की प्रभावी सुनवाई का तंत्र सर्जित करना। 4 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की सकल राष्ट्रीय आय और शुद्ध राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि की दर प्रचलित एवं स्थिर दोनों ही कीमतों पर ऋणात्मक रही थी। तो 20-21 में। 19-20 में हमारे कोविड आ गया था। कोविड आने के कारण लॉकडाउन लग गया था तो राष्ट्रीय आय, शुद्ध राष्ट्रीय आय सब माइनस में चली गई थी। सिर्फ एक कृषि सेक्टर की जो वृद्धि थी वो पॉजिटिव रही थी, बाकी सारे नेगेटिव चली गई थी। ठीक है, वी शेप रिकवरी की थी हमारी अर्थव्यवस्था ने उसके बाद। ठीक है, तो वो एकदम न्यूनतम स्तर 20-21 में था। इसके बाद जीएसटी के इनपुट कर जमा तंत्र के लाभ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें 1 नंबर है वो सही होगा कि यह दोहरे करारोपण को रोकता है, यानी कि किसी को 2 बार करने लग जाए। इसके बाद राजस्थान के राजनिवेश पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका ऑप्शन होगा 2 कि यह बड़े निवेश प्रस्तावों को अधिक प्रभावी ढंग से सुविधाजनक बनाने और एक ही छत के नीचे उनके लिए अपेक्षित अनुमोदन और मंजूरी में तेजी लाने के लिए सीधे मुख्यमंत्री के अधीन एक वन स्टॉप शॉप OSS सुविधा है। ये बात गलत होगी इसमें। ठीक है, इन्होंने यही पूछा कि गलत कौन सा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका केवल C सही होगा कि कोर मुद्रास्फीति की अपेक्षा हेडलाइन मुद्रास्फीति की प्रकृति ज़्यादा परिवर्तनशील होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो सूची 1 में कृषि फसलें तथा सूची 2 में 21-22 में इन फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान रहे राज्यों के नाम है। संकेतांकों का प्रयोग करते हुए उन्हें सुमेलित कीजिए, यानी कि मिलाना है कि किसका कौन सा स्थान रहा है। ठीक है, पहला स्थान इनमें से किसका रहा है। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 3 नंबर ऑप्शन, यानी कि A का 2, यानी कि पोषक अनाज में कर्नाटक का पहला स्थान है। फिर अगर हम कुल दलहन की बात करें तो मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। फिर अगर हम मूंगफली की बात करें तो मूंगफली में गुजरात का पहला स्थान है।
फिर अगर हम सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में महाराष्ट्र का पहला स्थान है। इसके बाद अगर हम बात करें खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 3 कथन दिए हुए हैं और सही इनमें से बताने हैं। तो इसका ए और सी दोनों सही होंगे, बी गलत होगा। बी देख लेते हैं क्या है कि वर्तमान में लगभग 50 करोड़ व्यक्ति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। ये बात गलत है भाई। भारत की जो कुल आबादी है वर्तमान में 1.42 करोड़ अरब के आसपास पहुंच गई है। उसका 2/3 हिस्सा है वो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आता है। तो देख लीजिए आप कितना होता है। लगभग 66% लोग हैं वो ये प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा केवल बी, 1 नंबर गलत होगा। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कार्मिकों का जनसंख्या से अनुपात को परिभाषित किया जाता है, यानी कि कार्मिकों का जनसंख्या से जो अनुपात होता है वो परिभाषित, उसकी परिभाषा क्या है ये पूछा इन्होंने। कुल जनसंख्या में नियोजित यानी कि जो काम पर लगाए हुए हैं व्यक्ति एज ए कार्मिक, संगठित क्षेत्र की बात कर रहा है। संगठित क्षेत्र में कार्मिक होते हैं, असंगठित क्षेत्र में तो कार्मिक नहीं होते हैं, वो फिर मजदूर की कैटेगरी में आ जाते हैं या लेबर की कैटेगरी में आ जाते हैं। कार्मिकों नियोजित व्यक्तियों की पूछा है। ठीक है। नियोजित व्यक्तियों का प्रतिशत हो जाएगा। इसके बाद 91 की भारत में 91 के बाद शुरू हुए वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है। तो FRBM एक्ट है वो इसमें शामिल नहीं, संबंधित नहीं है। ठीक है। इसके बाद राजस्थान के राजकोषीय घाटे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 3 कथन दिए हुए हैं और पूछा है कि सही कौन सा है। ए और सी है वो दोनों सही है, बी गलत होगा इसमें। इसके बाद अगर हम बात करें राजस्थान खनिज नीति 2024 के लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ABC, यानी कि इसमें तीनों ही सही है। ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें राजस्थान के सकल स्थायी पूंजी निर्माण में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का घटते हुए क्रम में सही क्रम क्या है। तो निर्माण का सबसे ज़्यादा है, फिर विनिर्माण का है, फिर कृषि का है, फिर खनन का है। इस प्रकार से इसमें आते हैं। ठीक है। इसके बाद भारत के राज्यों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी कौन करता है। तो ये DPIIT करता है। ठीक है। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग करता है। इसके बाद राजस्थान मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा नीति आयोग का गठन किया गया है, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। इसके बाद अगर हम देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा पार्क रिक्को द्वारा राजस्थान में विकसित नहीं किया गया है। तो एग्रो फूड पार्क उदयपुर के अंदर विकसित नहीं किया गया है। ठीक है। ये मेडटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क बोरनाडा जोधपुर हो गया। ये पहले स्पेशल क्वेश्चन पूछा था कि मेडटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क कहाँ है। ठीक है। तो उसका आंसर आपको यहाँ पे मिल ही गया, बोरनाडा जोधपुर। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो राजस्थान सरकार ने एमसेंड नीति वर्ष 2024 में घोषित की। यह प्रभावी रहेगी 31 मार्च 2024 तक अथवा नई नीति घोषणा होने तक। 31 मार्च 2029 तक इसलिए रहेगी ये 24 में भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने और 5 साल का कार्यकाल होता है। तो इन्होंने 5 साल के लिए बनाई है, फिर कोई नया मुख्यमंत्री आएगा वो नई नीति बनाएगा, तब तक ये नीति लागू रहेगी अपने। ठीक है। इसके बाद ये क्या है, सुमेलित करना है रिक्को द्वारा जो नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं और उनका एक तरफ स्थान दिया हुआ है। तो ये अपने उसके अंदर बजट के अंदर भी आया था कि कहाँ कहाँ किए जाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा 2 नंबर। तो अगर हम देखें तो नाडोल हो गया, नाडोल पाली के अंदर पड़ता है। नाडोल अगर पाली के अंदर पड़ता है तो आपके यहाँ पर अगर आपको इतना ही पता है कि नाडोल कहाँ है पाली में, तो आपके 2 ऑप्शन तो कट ही रहे थे वैसे ही, 3 नंबर और 4 नंबर। 1 और 2 में आपको डिसाइड करना था कि कौन सा है। इसके बाद अगर हम बात करें माल की तूष उदयपुर के अंदर है, आपने नाम सुना होगा, काफ़ी चर्चा में रहा है। अगर ये आप कर रहे हो ठीक है तो ये आपके 2 मिल गए। इसके बाद अगर हम देखें तो बी का तीसरा यानी कि धर्मपुरा हो गया, वो बाड़मेर में हो गया, उमरिया हो गया, झालावाड़ में हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 1 और 3 इसके अंदर
सही है। 4 और 2 इसके अंदर गलत है। एक तो इसके अंदर 30% का अनुदान नहीं है, ज़्यादा है। और प्रत्येक आवेदक को 4% बैंक से ब्याज पर ऋण देने का प्रावधान भी किया गया है। ये बात गलत है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद हो गया, राजस्थान में आस्था योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन पात्र है? तो वे परिवार जिनमें 40% से अधिक दिव्यांगता वाले विशेष योग्यता श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या 2 या उससे अधिक हो, वे इसमें पात्र हैं। इसके बाद राजस्थान मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का उद्देश्य क्या है? स्ट्रीट वेंडर का सशक्तिकरण। तो ये पहले आ गई थी कोरोना काल में, पूरे भारत के लिए योजना लागू की थी केंद्र सरकार द्वारा, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। उसी की तर्ज पर मुख्यमंत्री द्वारा इस साल बजट में जारी की गई थी, ये घोषणा की गई थी। स्ट्रीट वेंडर के सशक्तिकरण के लिए 80,000 तक का ऋण दिया जाता है इसमें, और इसका स्वायत्त शासन विभाग द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जाएगा। तो ये आपके EORO में भी काम आ सकती है। इसके बाद, किस में परिवर्तन के कारण मोतियाबिंद में आंखों का प्राकृतिक लेंस धुंधला हो जाता है? ये साइंस टेक का शुरू हो गई है। तो इसमें प्रोटीन हो जाएगा, क्योंकि केरोटिन प्रोटीन से आपका लेंस बना होता है। तो लेंस में कोई समस्या आती है तो वो फिर प्रोटीन का होता है। इसके बाद निम्नलिखित में से दाब की इकाइयाँ हैं। टोर, बार, पास्कल और एटम, यानी कि चारों ही इसके अंदर दाब की इकाइयाँ हो जाएगी। इसके बाद राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जल आपूर्ति, स्वच्छता, सीवरेज क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सुधार, ये इसका क्या हो गया? सही उत्तर हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से उस लेयर की पहचान कीजिए जो IoT डिवाइसों में वायरलेस कनेक्शन के लिए उपयोग की जाती है। तो नेटवर्क लेयर होती है, वो वायरलेस कनेक्शन के लिए यूज होती है। इसके बाद DRDO द्वारा हवाई खतरों को निष्क्रिय करने हेतु विकसित मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली का नाम क्या है? काफ़ी चर्चा में रही थी, हमने टेलीग्राम ग्रुप पे डाली थी और ये भी कहा था कि ये क्वेश्चन आने वाला है। तो VSHORADS होगी, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ये इसका सही आंसर होगा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन सक्रिय इलेक्ट्रॉनिकली स्कैनर्ड एरे रडार के लिए सही नहीं है? यह कई लक्ष्यों को ट्रैक करने में सक्षम नहीं है। ये बात गलत है, ये कई लक्ष्यों को ट्रैक करने में सक्षम है। इसके बाद चौथी पीढ़ी का जैव ईंधन प्राप्त होता है आनुवांशिक रूप से संशोधित शैवाल से होता है, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया कि नीचे दिए गए कूटों की सहायता से कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संबंध में सही कथनों की पहचान कीजिए। यंत्राधिगम AI का एक उपसमूह है। ये देखो, हिंदी में जिसने पढ़ा है ना, उसका शायद मुझे लगता है कि 90% गलत हुआ है, इतनी हिंदी किसी की स्ट्रॉन्ग नहीं है। यंत्राधिगम का इंग्लिश में अर्थ होता है मशीन लर्निंग, ठीक है, कि मशीन लर्निंग है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सबसेट है, यानी कि उपसमूह है। ये इसका सही मतलब जो अर्थ है वो है। तो इस वाले का होगा A और C है वो इसमें सही होंगे, B गलत होगा, ठीक है। तो जिसने इंग्लिश का पढ़ा था उसको शायद सही हो गया। इसके बाद क्वासी और कोर कुपोषण का एक प्रकार है जो निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? इसका सही उत्तर होगा प्रोटीन। क्वासी और कोर और मेरिस्मस दो रोग है जो प्रोटीन की कमी से होते हैं। क्वासी और कोर केवल प्रोटीन की कमी से होता है, और मेरिस्मस जब प्रोटीन के साथ में शरीर में ऊर्जा यानी कि वसा और कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो मेरिस्मस हो जाता है। इसके बाद कृत्रिम मधुरक में माधुर्यमान सुक्रोज की तुलना में अधिकतम है, तो एलिटम होगा इसका सही आंसर। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा मानव देह तरल ऊतकों में पाए जाने वाला एक सूक्ष्म खनिज है? तो इसका सही उत्तर होगा आयोडीन। इसके बाद विशिष्ट रोग वाहक, फिर उसका जनित रोग, फिर उसका रोगाणु के प्रकार। इसमें समुच्चय दिया हुआ है कि रोग वाहक कौन है, उसके द्वारा किस रोग का जन्म होता है और उसका रोगजनक कौन है ना। तो इसको मिलान करना था। तो एडिस, चिकनगुनिया और जीवाणु, ये गलत है। चिकनगुनिया है वो वायरस द्वारा होता है, ठीक है। इसके बाद अगर देखें तो बाकी तो क्यूलेक्स है, लिम्फेटिक फाइलेरियसिस है वो परजीवी से होता है, एनाफिलीज मलेरिया परजीवी से होता है, एडिस डेंगू विषाणु से होता है, ये सही है। इसके बाद केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार इंडिया एयर क्वालिटी इंडेक्स में 101 से 200 की सीमा वाली वायु गुणवत्ता श्रेणी है, उसको मध्यम माना जाता है। ये आपने देखा होगा कि जब भी आप गूगल पे सर्च करते हो, कुछ भी सर्च करते हो, तो गूगल का जो सर्च टैब है उसके जस्ट नीचे एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखाया जाता है। उस पर आपने कभी ध्यान दिया हो तो उसमें दिखाया जाता है कि आपके एरिया का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है,
उस पर आप देखोगे तो उसमें अलग अलग लाइनें बनी होती हैं, ग्रीन, येलो, रेड, ब्लैक, इस प्रकार की, है ना। तो उसमें ये आपको दिखाया जाता है कि किस पैरामीटर में कौन सी कैटेगरी की वही गुणवत्ता पाई जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है 72 कि गलत कथन का चयन कीजिए। तो इसमें पहला ही होगा, एल निनो एवं ला निनो एक प्रकार के झंझावात है। झंझावात यानी कि चक्रवात है, तो ये एक प्रकार के चक्रवात नहीं है। ठीक है, गर्म हवाएं हैं। इसके बाद ICAR-CIRCOT मुंबई द्वारा विकसित भारत का पहला नैनो सेलुलोज संयंत्र संबंधित है, कपास से होगा इसका सही उत्तर। इसके बाद 74 आ गया कि IUCN के रेड लिस्ट को कहा जाता है, जीवन का बैरोमीटर कहा जाता है इसको। इसके बाद नेक्स्ट आता है, राजस्थान वानिकी और जैव विविधता परियोजना के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। तो इसका सही, इसके अंदर जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से गलत जो पूछा है वो होगा 18 जिलों 8 वन्य जीव अभयारण्य सम्मिलित है, ये नहीं होगा। इसके बाद होगा कि कॉलम 1 को कॉलम 2 से क्या है, सम्मिलित करना है। उत्कृष्टता के अंदर है ना जो बनाए हुए हैं हमारे फलों के, उनके। तो सागर भोज का है वो किससे संबंधित है, वो आपके खजूर से संबंधित है। अगर आप सागर भोज का खजूर वाले को कर रहे हो तो आपका ये पूरा क्वेश्चन सही हो जाएगा। सागर भोज का बहुत फेमस है खजूर के लिए, जैसलमेर में है। तो बी का अगर 5 नंबर कर रहे हो तो बी में 5 नंबर और कोई ऑप्शन नहीं है, केवल 3 नंबर मिल रहा है, तो ये आपका यहाँ से सही हो जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें, जो यूएनओ द्वारा 17 वैश्विक लक्ष्यों में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG विशेष रूप से स्थलीय जीवन, लाइफ ऑन लैंड पर केंद्रित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा SDG 15 है, वो क्या हो गया, स्थल पर जीवन। इसके बाद मार्च 2023 में जन्मी भारत की प्रथम कलोनित गाय गंगा किस नस्ल की है, तो गिर नस्ल की है। इसके बाद ये वो हो गया पूर्व मान्यताएं और कथन वाला ऑप्शन हो गया। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ना तो अभिधारणा 1 और ना ही अभिधारणा 2 अंतर्निहित, यानी कि दोनों ही इसमें अंतर्निहित नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में राजस्थान का कौन सा गांव हरित प्रौद्योगिकी के माध्यम से शून्य अपशिष्ट मॉडल बन रहा है, तो इसका सही आंसर होगा आंधी। लोग देवमाली करके हैं लेकिन देवमाली नहीं होगा, वो सामुदायिक पर्यटन की श्रेणी के अंदर सर्वश्रेष्ठ गांव है। जबकि ग्रीन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जीरो अपशिष्ट मॉडल बन रहा है, वो आंधी गांव है। इसके बाद ये फिर कथन वाला हो गया, कथन निष्कर्ष वाला। तो इसका सही आंसर होगा केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है, यानी कि कुछ ग्राफिक आकृतियां हैं। इसके बाद कथन के पश्चात 2 तर्क दिए गए हैं, कौन सा तर्क अधिक मजबूत है, तो इसका होगा केवल एक तर्क मजबूत है। इसको अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो ना तो इसमें यह होगा कि क्या राजस्थान में बिजली की आवश्यकता कम करने के लिए हर घर में सौर ऊर्जा का उपयोग होना चाहिए, तो हाँ, इससे हमारे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होगा, पर्यावरण अनुकूलता को बढ़ावा दिया जाएगा। ये वैज्ञानिक तथ्य है, इसलिए सही है। दूसरा इसके अंदर तर्क ही है कि नहीं, सौर पैनल महंगे हैं और सभी मकान मालिक सब्सिडी के बिना इसे वहन करने में सक्षम नहीं है। अगर इस बात को आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो आपका क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि इसमें दिया हुआ है सभी मकान मालिक सब्सिडी के बिना इसको वहन करने में सक्षम नहीं है। तो सभी तो नहीं है भाई, कुछ की आर्थिक स्थिति ठीक है वो सौर पैनल लगवा सकते हैं, जबकि यहाँ पर होता ना कि कुछ मकान मालिक सब्सिडी के बिना इसको वहन करने में सक्षम नहीं है, तो ये सही होता। इसलिए इसका सही उत्तर होगा केवल एक तर्क मजबूत है। इसके बाद देखें, किसी वृत्त पर एक समान दूरी पर ये आपको आकृति बनाने के लिए बोला, फिर उसमें जो समकोण की पूछ रहा था, इसका सही उत्तर होगा 24 त्रिभुज बनेंगे इसमें। फिर ये श्रेणी वाला हो गया, इसका सही उत्तर होगा 252। इसके बाद ये हो गया अपने कोडिंग डिकोडिंग वाला हो गया, कूट वाला, तो इसका सही उत्तर होगा। अब देखो, पहले में 5 अक्षर दिए हुए हैं इंग्लिश के, सॉरी 7 दिए हुए हैं, फिर उसको 6 में कन्वर्ट किया है। फिर यहाँ पर 5 दिए हुए हैं, फिर उसको प्लेन वाले में 5 है, फिर उसको ELNAP 4 में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसमें बीच वाले अक्षर को उड़ा दिया गया है। ठीक है, और इनको अल्फ़ाबेट में क्रम के अनुसार सेट किया गया है, सबसे पहले कम क्रम वाले को रखा गया है। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर ये कथन और कार्यवाही वाला क्वेश्चन है, तो इसका होगा कि ना तो एक सही है और ना ही 2 सही है। ठीक है, इसके बाद ये हो गया आपका दिशा वाला, तो इसका होगा ऑप्शन 3 सही, 20√5 मीटर इसका सही आंसर होगा। इसके बाद ये होगा वेन रेखा चित्र वाला हो गया, तो इसका सही आंसर होगा शिक्षक, माँ और चिकित्सक।
ठीक है। इसके बाद दर्पण में अंग्रेजी वर्णमाला बड़े अक्षरों के व्यंजनों के प्रतिबिंबों का अवलोकन किया जाता है। इनमें से उन प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है जो अपनी मूल आकृति के समान दिखाई नहीं देती हैं। पिछली बार 23 में यही सेम क्वेश्चन पूछा था, बिल्कुल थोड़ा सा चेंज किया है इसमें। पिछली बार उन्होंने पूछा था कि व्यंजन है वो समान दिखाई देने वाले पूछे थे, और इस बार इन्होंने पूछा है कि समान दिखाई देने वाले कितने नहीं है। इसका सही आंसर होगा 14। इसके बाद ये हो गया ब्लड रिलेशन वाला, तो इसमें ई और सी की, ई सी की पोत्री ये होगा, क्योंकि इसमें है ना सी का ये नहीं बताया है कि सी दादा है या दादी। तो यहाँ पर बाकी में दादा दादी दे रखा है, कई दे रखा है माता है, तो सी के लिंग का हमें पता नहीं है, इसलिए हमें क्या करना है कि ई सी की पोत्री है ये हो जाएगा इसमें। इसके बाद ये फिर मैथ का अनुपात समानुपात वाला क्वेश्चन आ गया। इसका सही उत्तर होगा 720 मिलीलीटर। इसके बाद ऑप्शन 1 20 रुपये। इसके बाद हो गया ये ब्याज वाला हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज वाला, इसका उत्तर होगा 4 2648 रुपये। फिर ये हो गया इसका त्रिभुज वाले का होगा 94 नंबर का 26 इकाई। फिर इस 95 वाले का होगा कितने त्रिभुज है, तो इसका 16। और इसके बाद ये माध्य पूछा था, एक प्रकार से औसती पूछा था, तो इसका आंसर होगा 50। इसके बाद ये प्रायिकता वाला हो गया, क्रमचय संचय प्रायिकता वाला हो गया, तो इसका ऑप्शन होगा 1। इसके बाद 98 का होगा 5/12। और इसके बाद 99 का ये हो गया नागरिक मुद्दों की सूचना देने के लिए और सरकार द्वारा इन्हें विश्लेषित, ट्रैक, प्रबंधित और सुलझाने हेतु हाल ही में जयपुर नगर निगम हेरिटेज द्वारा किस ऐप का शुभारंभ किया गया है। क्रोनोलॉजी में आया हुआ था जयपुर 311। इसके बाद पाई चार्ट था, इसमें तो कुछ था ही नहीं, बिल्कुल ईजी था। ठीक है, तो चावल, गेहूँ और ज्वार वाला ये इसका सही आंसर होगा। इसके बाद विधानसभा उपचुनाव से बहुत कठिन क्वेश्चन पूछा गया था। उपचुनाव में न्यूनतम मतदान प्रतिशत दौसा में हुआ था। कथन सही नहीं है ये बताना है, तो ये बात सही है कि दौसा में हुआ था। 7 में से 3 विधानसभा क्षेत्रों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत है वो पुरुषों से अधिक रहा, ये भी बात सही है। होम वोटिंग के जरिए 3127 मतदाताओं ने मतदान किया, ये बात भी सही है। सेवानियोजित मतदाताओं के लिए सर्वाधिक मतपत्र खींवसर विधानसभा क्षेत्र में जारी हुए, ये गलत है। इसके बाद गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व का सही कथन चुनिए, तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है, ये गलत है क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में है। नवंबर 2024 में इसे भारत का 54वां टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया, ये बात भी गलत है। ये हमने टेलीग्राम पे डाला था जब इसको घोषित किया गया था तब। तो ये 56वां है, 54वां नहीं है। इसके बाद इसका जो क्षेत्रफल है वो भी 1829 वर्ग किलोमीटर नहीं है, लेकिन ये देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। पहला कर्नाटक का हो गया नागार्जुन सागर श्रीशैलम वाला, और दूसरा हो गया मानस असम वाला, और तीसरा ये हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 2024 में निम्नलिखित में से किस संस्थान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रतिस्पर्धा पर बाजार अध्ययन हेतु नियुक्त किया है, तो इसका हो जाएगा मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट सोसाइटी। इसके बाद राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 निम्नलिखित में से किस दिनांक तक लागू रहेगी, ये 31 मार्च 2029 तक रहेगी। ये ठीक इससे पहले ये क्वेश्चन नीति से संबंधित पूछा था, तो उसमें भी इन्होंने ऐसा ही पूछा था कि कब तक लागू रहेगी। तो भजनलाल जी का कार्यकाल है वो 2029 तक है, 5 साल का कार्यकाल होता है, तो अपने कार्यकाल के लिए नीति बनाएगा कोई सीएम। हाल ही में यामडू ओरसी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो इसका सही उत्तर होगा उरुग्वे। इसके बाद फरवरी 2025 में समुद्री केबल प्रतिरोधक क्षमता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा नाइजीरिया। इसके बाद दक्षिण कोरिया के उस लेखक का नाम बताइए, ये एक्चुअल में लेखक नहीं है लेखिका है, का नाम बताइए जिसे 2024 में साहित्य का नोबेल जीता है, तो हान कांग है। इसके बाद दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के संदर्भ में कॉलम 1 तथा कॉलम 2 को सम्मिलित कीजिए। तो इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन और उत्कृष्ट कार्य का क्षेत्र कि किसने किस क्षेत्र में कार्य किया है, तो इसका होगा अनन्या विजय है, वो संगीत से संबंधित है, और प्रतीक खंडेलवाल है वो सुगम्यता से संबंधित है। प्रियंका दीपक दबड़े ये कला और संस्कृति से संबंधित है। इसके बाद हाल ही में भारत सरकार ने कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं की सूची में शामिल करने का अनुमोदन किया है,
अब कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा हासिल है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 यानी कि 11। इसके बाद अगर हम देखें तो भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना के बीच संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबेक्स का पहला संस्करण कहाँ हुआ? तो ये पुणे के अंदर हुआ है। विदेशी प्रशिक्षण नोड पुणे के अंदर हुआ है। 8 दिसंबर 2024 को भारत नॉर्वे गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो मुंबई में आयोजित हुआ था। फिर हुआ कि हाल ही में किस संस्थान ने एक अपग्रेडेड मोबाइल ऐप सुविधा 2.0 को प्रारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय चुनाव आयोग। इसके बाद हाल ही में हानले लद्दाख में उद्घाटित की गई एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की सबसे ऊंची चेरेनको वेधशाला से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इसमें से कौन सा सही है। तो इसका उद्घाटन परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती द्वारा किया गया था, ये बात सही है। इसके बाद यह 5100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ये बात गलत है। ये 4300 यानी कि 4300 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इसके बाद इस दूरबीन का निर्माण भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं अन्य उद्योग भागीदारों के सहयोग से किया था, तो ये बात भी इसमें सही है। इसके बाद निम्नलिखित में से किस भारतीय ने श्री अतुशी मिमुरा के साथ सितंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित दूसरे भारत जापान वित्त संवाद में सह अध्यक्षता की? इसका सही उत्तर होगा अजय सेठ। इसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करेगा? तो बिहार करेगा। इसके बाद 2024 में ISSF अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल संघ विश्व कप निशानेबाजी में भारत ने कितने पदक जीते? तो 4 पदक जीते थे भारत ने। इसके बाद 48वें नेशनल गेम्स 2025 के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए। इसकी मेजबानी उत्तराखंड करेगा। नेशनल गेम्स में 28 खेल प्रतियोगिताएं और 4 प्रदर्शन स्पर्धाएं सम्मिलित होगी, तो इसमें केवल ए सही होगा। इसके बाद नवंबर 2024 में पुणे में आयोजित 5वीं राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान ने कितने स्वर्ण और कांस्य पदक जीते? तो इसका सही उत्तर होगा 16 स्वर्ण और 7 कांस्य पदक। इसके बाद विश्व कैडेट अंडर 18 प्रतियोगिता 2024 के विजेता दिवित रेड्डी अंडुला किस खेल से संबंधित है? तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन था कि अंडर 18 है, 8 साल का बच्चा ना तो तैराकी कर सकता, टेबल टेनिस और जिम्नास्टिक भी खेलने में मतलब उतना नहीं हो सकता, तो ये शतरंज का होगा। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से किस पुरास्थल की पहचान पुरातत्वविद TH हेंडले ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में की थी? तो नलियासर होगा इसका। इसके बाद है मारवाड़ के राव चुंडा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो राव चुंडा को मंडोर दहेज में प्राप्त हुआ था, ये बात सही है। राव चुंडा की मृत्यु के तुरंत बाद राव रणमल राजगद्दी पर आसीन हुआ था, ये बात गलत है, क्योंकि रणमल को तो मरवा दिया गया था कुंभा के द्वारा। इसके बाद राव जैत सिंह रोचंद के अनुसार बीकानेर के शासक राव जैत सिंह ने निम्नलिखित में से किसे परास्त किया था? तो इसने हुमायूं के भाई कामरान को परास्त किया था। इसके बाद निम्नलिखित में से ओजियाना के उत्खनन में कौन शामिल था? तो इसका सही उत्तर होगा BR मीणा और आलोक त्रिपाठी। इसके बाद बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं और इसके अंदर सही को पहचानना है। तो इसमें पहला तो गलत होगा कि बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी देने हेतु विजय सिंह पथिक गांधी जी से मिलने वर्धा गए थे, ये बात गलत है। इसके बाद प्रयाग के अभ्युदय और कलकत्ता के भारत मित्र, ये 2 समाचार पत्र थे, उन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी समाचारों का नियमित रूप से प्रकाशन किया था, ये बात सही है। एक गणेश शंकर विद्यार्थी का जो प्रताप था उसने भी इसको प्रकाशित किया था। इसके बाद अच्छा क्वेश्चन है हिस्ट्री का। इसके बाद 1945 का S.A. सुधालकर प्रतिवेदन निम्न में से किस देशी रियासत से संबंधित है? तो जोधपुर होगा इसका सही उत्तर। इसके बाद वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका उद्देश्य राजस्थान के राजपूतों और दलितों के लिए सुधारात्मक कार्य करना था, ये बात गलत है, क्योंकि ये दलितों के लिए नहीं थी। राजपूत समाज के अंदर जो शादी विवाह में जो अनाप शनाप खर्च हो रहा था उसके लिए थी, तो ये इसका गलत हो जाएगा। इसके बाद राजौरगढ़ में मंथानदेव द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किस देवी देवता को समर्पित था? तो ये शिव को समर्पित था। इसके बाद
लोकवाद्य यंत्र चौतारा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं निम्नलिखित में से किस में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो इसमें यह 4 तारों वाला वाद्य यंत्र है। ये तो इसके नाम से स्पष्ट हो गया, चौतारा यानी कि 4 तारों का समूह जिसमें 4 तार लगे हो। यह सामान्यतः रामदेव जी के भजन गाने में प्रयुक्त होता है। ये बात भी सत्य है, तो इसके ए और बी दोनों सत्य हो जाएंगे। इसके बाद निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो खुमाण रासो जो कर्णिदान द्वारा इसमें बताया गया है वो गलत है। ठीक है, बिसल देव रासो नृपति नालय की है, पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाई की है, शत्रुसाल रासो डूंगर सिंह की है। खुमाण रासो है वो दलपत विजय की है। ठीक है, इसके बाद कर्णिदान ने सूरज प्रकाश लिखी थी। इसके बाद सूची 1 और 2 को मिलान करना है। तो किशनगढ़ में जो बनी ठनी का चित्र बनाया था वो प्रसिद्ध चित्रकार था निहाल चंद। अगर हम 1 का 2 करें तो 2 सभी में मिला है, इससे आपका क्वेश्चन सही नहीं होगा। कुछ बार ऐसे हो जाता है कि अगर आपको 1 का पता हो तो उससे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो बीकानेर के अंदर अली रजा थे, तो फिर मिल रहा है नहीं, फिर भी हमारे 2 ऑप्शन कट रहे हैं, 2 सही हो रहा है। तो उसके बाद मेवाड़ के अंदर देखें तो शाहिब दिन था, ये अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मारवाड़ के अंदर शिवदास जी भाटी थे, तो इसका सही ऑप्शन होगा, उत्तर होगा ऑप्शन 2। इसके बाद संत लालदास जी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आजीवन अविवाहित रहे। लालदास जी की मृत्यु के पश्चात उनके समाधि स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया, तो ये दोनों ही बात गलत है। इसके बाद आता है राजस्थान की वेशभूषा में प्रयुक्त कसुमल निम्न में से कौन सा रंग होता है? कसुमल का अर्थ होता है लाल। इसके लिए हमारे राजस्थान में एक कहावत भी है कि मारू थारे देश में उपजे 3 रतन, एक ढोला दूजे मरवन तीजो कसुमल रंग। ठीक है, तो ये इसका होगा लाल रंग। इसके बाद आता है कि मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ी थी, ये बात गलत है। वे हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में सदस्य रहे, ये बात सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल बी सत्य है। इसके बाद है कि निम्न में से किसके लिए राजस्थानी भाषा में आड़ी हियाली शब्द प्रचलित है? तो हमारे नॉर्मल भाषा में आड़ी कहा जाता है, जिसको पहेलियां बचपन में खूब सुनी होगी। इसके बाद आता है कुषाण वंश के केडफिसेस द्वितीय ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी? तो सर्वलोकेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसके बाद स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 3, ए और 2 दोनों ही सत्य है। निम्न में से किन बौद्ध ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी? दिव्यावदान और आर्य मंजूश्री मूलकल्प, ये 2 है जिनकी संस्कृत भाषा में रचना हुई थी। इसके बाद आजीवक संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और सही का इसमें चुनाव करना है। नीतिवाद में विश्वास करते थे ये, और कठोर तपस्या में विश्वास करते थे ये, और ये पुनर्जन्म के कर्म में बदलाव किया जा सकता है, इस बात पर यकीन नहीं किए करते थे। ये ईश्वर को भी नहीं मानते थे। इसके बाद निम्न में से किन इमारतों का निर्माण सम्राट शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था? सासाराम बिहार में खुद का मकबरा बनाया था, और किला ए कुहन मस्जिद का निर्माण इन्होंने करवाया था। ए और बी इसके ऑप्शन हो जाएंगे सही। इसके बाद भक्ति आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो मध्वाचार्य ने सैगुण भक्ति के स्थान पर निर्गुण भक्ति सिद्धांत को प्रतिपादित किया, ये बात गलत है। इसके बाद भारत की एक राष्ट्र के रूप में पहचान को दृश्य माध्यम से संबद्ध करने हेतु किस चित्रकार ने सर्वप्रथम भारत माता के चित्र की रचना की थी? तो इसका सही उत्तर होगा अवनींद्रनाथ। इसके बाद कृष्ण देवराय के दरबार में कवि मल्लनार्य ने भाव चिंतारतन और वीर सेवामृत ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? तो कन्नड़ में की थी। इसके बाद आता है 1952 में भारत सरकार निम्नलिखित में से किसको माध्यमिक शिक्षा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था?
तो इसका होगा लक्ष्मण स्वामी मुद्दालियार। इसके बाद आता है मरुस्थल है और उसकी लोकेशन है, उसको मिलान करना था। तो गोबी अपने एशिया के अंदर है, चीन वाला और मंगोलिया वाला। पेटागोनिया है वो दक्षिण अमेरिका के अंदर है, एंडीज की पर्वतपाद के अंदर स्थित है। विक्टोरिया है ये ऑस्ट्रेलिया में। इस बार आरएस मेंस हुआ था 2023 वाला, उसमें ऑस्ट्रेलिया के 6 मरुस्थलों के नाम पूछे थे। तो ये है विक्टोरिया, गिब्सन, सिम्पसन, ग्रेट सैंडी। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। कालाहारी है ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर है। और कालाहारी को तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा भी प्राप्त है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा। इसके बाद आएगा कौन सा क्षेत्र भूमध्य सागरीय कृषि का प्रकार नहीं है। तो भूमध्य सागरीय कृषि का प्रकार उत्तरी ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण 1885 से 1905 संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। आधुनिक यूरोप की समृद्ध लोकतांत्रिक एवं वैज्ञानिक संस्कृति का समर्थन किया था। ये बात सही है, ये लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते थे, इसलिए उन्होंने यूरोप की लोकतांत्रिक और वैज्ञानिक संस्कृति का समर्थन किया था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आर्थिक पहलू की कड़ी आलोचना की थी। धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया गया था, ये उसी समय की बात है। तो ये आर्थिक जो साम्राज्यवाद के जो आर्थिक पहलू थे ब्रिटेन के, उनकी कड़ी आलोचना करते थे क्योंकि खुद उनके शिकार थे। तो दोनों ही बात इसके अंदर सत्य है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले ऊपर में है काराकोरम, जिसमें चोटी K2 है, गोडविन ऑस्टिन चोटी है हमारी। इसके बाद आती है लद्दाख, उसके बाद आती है जास्कर, उसके बाद आती है शिवालिक, यानी कि सबसे दक्षिण में है शिवालिक। हिमालय की ये श्रेणियां हैं, इनका क्रम पूछा है। और सबसे उत्तर है काराकोरम। ठीक है, यानी कि लास्ट में आएगा B और सबसे पहले आएगा C। अगर आपको ये बात पता होती तो इससे आपका क्वेश्चन हो जाता सॉल्व। ठीक है, बीच वालियों का अगर पता नहीं होता तो भी ऑप्शन 3 के अंदर ही है, जो स्टार्ट में C है और लास्ट में B है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करें निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, तो इसका हो जाएगा मानसून अभियान मोनेक्स संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया था। ये बात गलत है। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं, तभी हमारे मावठ होती है सर्दियों में। लौटता हुआ मानसून तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों पर वर्षा करता है। तो यहाँ पर तमिलनाडु एक ही दिया हुआ है, ये बात भी सही है। चेन्नई में वर्षा की विषमता मुंबई से अधिक है, ये बात भी सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सहायक नदी और मुख्य नदी दी हुई है, मिलान करना है। तो इसके अंदर होगा राप्ती है वो घाघरा की है सहायक नदी, और तीस्ता है वो ब्रह्मपुत्र की नदी है। बी का एक, अगर आपको पता होता कि तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तो आपके 2 ऑप्शन कट जाते, 1 और 2, 3 और 4 में से चयन करना होता। तो इसके बाद हिरण नदी है वो है नर्मदा की, और पूर्णा नदी है वो है गोदावरी की। ये आपका हो गया। इसके बाद आता है विश्व के किस वन खंड में सर्वाधिक वनोन्मूलन अंकित किया गया है। तो उष्णकटिबंधीय जो वन है उनमें सर्वाधिक वनोन्मूलन अंकित किया गया था। तो ये हमारा पूरा जो आरपीएससी द्वारा मॉडल आंसर की जारी की गई है उसके अकॉर्डिंग सॉल्वर्ड पेपर है आरएस प्री का, जो 2 फरवरी 2025 को हुआ है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों।